हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चर्चा करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट है और जनरल लाइफ के लिए भी। ये है कि क्या हमारी जो चुनावी रैलियां हैं, चुनावी कैंपेन जो नेता करते हैं, क्या वो वर्चुअल हो जाने चाहिए, यानी पूरी तरीके से आभासी हो जाने चाहिए, डिजिटल हो जाने चाहिए। अभी जनरली जो नेता हैं वो जिस राज्य में चुनाव हैं वहाँ पे फिज़िकल रैली करते हैं जहाँ पे लोग आते हैं। क्या अब सिर्फ डिजिटल हो जाना चाहिए ये पूरी प्रक्रिया? आइए इसके दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों आया? ये मुद्दा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और 2 मई को उसके रिजल्ट आने हैं। इलेक्शन रैलियों में देखा गया कि बहुत सारी भीड़ आई वहाँ पे और ज़्यादातर जो इलेक्शन रैलीज़ में लोग थे इन्होंने मास्क नहीं पहने थे। इनफैक्ट नेताओं ने भी बहुत बार देखा गया कि मास्क नहीं पहने थे। तो इससे कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसका जो रोल है वो भी उस क्वेश्चन में आता है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या चुनाव आयोग अपनी भूमिका ठीक से निभा रहा है या नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग अगर चाहे तो अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखाकर नेताओं को ये बाध्य कर सकता है कि भीड़ को कैसे मैनेज करना है, उन पर कई तरह के अंकुश लगा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। जनरली जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी आचार संहिता, उसके हिसाब से आप चुनाव का जो दिन होता है उससे 48 घंटे पहले आपको कैंपेनिंग रोकनी होती है। इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना किया कि उसको बढ़ा के 72 घंटे कर दिया, जो कि सफिशिएंट नहीं था। तो ये इसलिए आजकल इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि क्या इलेक्शन कैंपेन वर्चुअल होने चाहिए या नहीं। तो अब एक एक करके मैं जो 7 आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ूंगा और आपको दोनों यस और नो के रीज़न बताऊंगा जिससे आप अपना आंसर लिख सकें। सबसे पहला रीज़न है कि पैंडमिक चल रहा है और इसलिए जो इलेक्शन कैंपेन है वर्चुअल होने चाहिए जिससे भीड़ इकट्ठी ना हो। लेकिन जो इसके ऑपोजिट लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं वर्चुअल नहीं होने चाहिए, वो कहते हैं कि पैंडमिक तो एक टेम्परेरी चीज़ है। इनफैक्ट पैंडमिक लाइफ टाइम में एक बार आता है, तो ये चला जाएगा। अब दवाइयाँ भी इसकी इस साल के अंत तक सारा भारत ले चुका होगा, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए चुनाव वैसे ही चलते रहने दो जैसे होते आए हैं। तो ये पहली आर्ग्यूमेंट है कि पैंडमिक लाइक सिचुएशन या एपिडेमिक लाइक सिचुएशन जहाँ पे कोई रोग फैल सकते हैं भीड़ इकट्ठी होने की वजह से, तो इसीलिए ये वर्चुअल होने चाहिए। अब आते हैं दूसरे रीज़न पे। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप इलेक्शन कैंपेन को वर्चुअल बनाओगे तो उसमें पैसे का जो रोल है वो कम होगा, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। आज मान लीजिए कोई भारत का कोई भी व्यक्ति अगर नेता बनना चाहे या चुनाव लड़ना चाहे तो बहुत सारा खर्चा होता है। खर्चा इसलिए होता है कि जहाँ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं आपको बड़ी बड़ी रैली आयोजित करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो भीड़ आती है वो पैसे देकर बुलाई जाती है, उसमें बहुत खर्चा होता है। फिर नेताओं के हेलीकॉप्टर और करोड़ों रुपए, मतलब एक एक रैली में कई प्रोजेक्शन आए हैं, कुछ रैली तो ऐसी हैं जिनमें 10-10 करोड़ रुपए का खर्चा भी हुआ है। तो इसमें पैसे का जो रोल है वो कम होगा, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में पैरिटी बढ़ेगी। एक गरीब कैंडिडेट और एक अमीर कैंडिडेट दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर हम पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन को वर्चुअल कर देंगे। ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर मान लीजिए कैंपेनिंग डिजिटल हो जाए तो भी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो डिजिटल स्पेंडिंग ज़्यादा करेगा और वो एक बड़े स्तर पे मास इन्फ्लुएंसिंग कर पाएगा। जैसे कि अगर डिजिटल कैंपेनिंग होगी तो वो व्यक्ति यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह पे खर्चा ज़्यादा करेगा, बड़ी बड़ी टीम आईटी सेल वगैरह बिठाएगा और उस पर खर्चा ज़्यादा करेगा। तो यानी कि चुनावों को डिजिटल करना ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि उससे एक गरीब कैंडिडेट और अमीर कैंडिडेट इक्वल हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चेंज तो ये आएगा कि जो गरीब आदमी है उसके पास भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि वो बिना पैसे के ही चुनाव लड़ पाएगा। आज के समय में वो जनता तक अगर उसे अपना संदेश पहुंचाना है तो रैली करने का पैसा उसके पास नहीं होता और इसीलिए एक जो व्यक्ति है वो घुस ही नहीं पाता। डिजिटल भी हो जाए तो भी ये आर्गुमेंट दी जा रही है कि अमीर आदमी ज़्यादा पैसे खर्च लेगा लेकिन कम से कम गरीब को भी अ फुट इन द डोर मिल जाएगा, यानी वो भी जो है पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएगा, लोगों तक पहुंच पाएगा।
एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लोग कन्वेंशनल थिंकिंग के हैं वो ये कहते हैं कि अभी जो तरीका है वो सही है, क्योंकि जब मान लीजिए भीड़ किसी नेता को सुनने जाती है तो नेता बहुत बड़े लेवल पे एक इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए भीड़ ने नेता का भाषण सुना, अब भीड़ अपने घर चली जाएगी, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों तक ही बात करेंगे उस रैली के बारे में और अपना डिसीजन बनाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पैसे की ताकत से आप बहुत बड़े लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आप बहुत बड़ी टीम हायर कर सकते हैं जो किसी वीडियो वगैरह के ऊपर आप ही के कमेंट करेगी, पॉजिटिव कमेंट करेगी, आपकी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से मास इन्फ्लुएंसिंग की जा सकती है, यानी कि जो एक ट्रू डेमोक्रेसी है वो रैली में ही होती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन वर्चुअल होने चाहिए, उनका एक तथ्य यह है कि जो रैली जो होती हैं वो सिर्फ पार्टी काडर को एनर्जाइज करने के लिए होती हैं, जनता पे उसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। जनता को पैसे देके बुलाया जाता है और जब रैली में भीड़ ज़्यादा होती है तो ये भीड़ पैसे देके बुलाई जाती है पहले, और फिर इस भीड़ को दिखा के लोगों को भ्रमित किया जाता है कि देखो ये नेता कितना पॉपुलर है, इसकी रैली में कितने सारे लोग आए। यानी कि जो मैसिव क्राउड होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राउड होते हैं, उनको फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये दिखाया जाता है या न्यूज़ चैनल पे कि ये नेता जो है, एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि ये चुनाव जीतने वाला है क्योंकि इसकी रैली में भीड़ ज़्यादा आ रही है। यानी रैली जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जो इसके ऑपोजिट हैं वो ये कहते हैं कि अगर चलिए मान लेते हैं कि आप पूरी तरह से डिजिटल कर देते हैं, राइट, आप टेलीविज़न से नेताओं का भाषण प्रसारित करेंगे, यानी सिर्फ पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन वर्चुअल अगर हो गए तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको नुकसान होगा। देखिए, आप ये समझिए कि अगर नेता का भाषण किसी गरीब आदमी को सुनना है तो उसके पास कम से कम एक स्मार्टफोन तो होना चाहिए, वरना वो कैसे सुनेगा। या टीवी होना चाहिए, टीवी तो खैर बहुत महंगा आता है। अगर मैं जुलाई 2020 तक के आपको आंकड़े दूं तो भारत में 50 से 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं जो स्मार्टफोन हैं। यानी भारत की आज भी मैक्सिमम जनता, 60 से 65% जनता के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो नॉर्मल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। तो वो इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा फिर एक बड़े रूप में नहीं बन पाएगी। उसका जो रोल है वो सिर्फ वोट डालने तक सीमित रहेगा। वो नेताओं के भाषण वगैरह या कुछ भी जो भी वर्चुअल एंगेजमेंट होगा उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएगी। और अगर आप टेलीविज़न से कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के पास टेलीविज़न है ही नहीं, तो चाहे वो लोकल चैनल हो चाहे वो नेशनल चैनल हो, लोग टीवी पे नहीं देख पाएंगे। अब आते हैं अगली आर्ग्यूमेंट में। अगली आर्ग्यूमेंट ये कहती है कि आप ऐसे करो जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या होता है, जो भी राष्ट्रपति पद के दो मुख्य दावेदार होते हैं, यानी रिपब्लिकन कैंडिडेट और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, वो आपस में डिबेट करते हैं, राइट, और वो एक दूसरे को डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं। एक मेजबान होता है, होस्ट, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है तो सीधे पूछता है, यानी दो कैंडिडेट के बीच में आपस में टीवी पे डिबेट करवाई जाती है। और ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कैंपेन को वर्चुअल बनाने का। तो मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए बंगाल की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पे जो 2 या 4 या 10 नेता, जो भी मुख्य नेता हैं, उनको बुला लिया जाए टीवी पे और उनकी डिबेट करवाई जाए। तो ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह हम इसको कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि नेशनल लीडर जब स्टेट लेवल के इलेक्शन में आते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं तो वो अपना जो नेशनल इन्फ्लुएंस है उसका मिसयूज करते हैं लोकल लेवल पर, राइट। इसका कुछ लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री मान लीजिए अगर कोई बंगाल में जाता है और वहाँ पे रैली करता है तो वो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसका मिसयूज कर रहा है एक लोकल इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अगर पूरी तरह से आप इसको वर्चुअल बना दोगे तो वो वैसे भी उसका मिसयूज कर सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सरकारी प्रणाली है वो उनके हाथ में है। जैसे दूरदर्शन उनका है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास सारी ताकत है, तो वो उनका मिसयूज तो वैसे भी कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेशनल लीडर है वो मिसयूज सिर्फ रैली के थ्रू ही करे, वो और कई तरीके से कर सकता है। और दूसरा जो समस्या मैंने आपको बताई थी कि डिजिटल पेनिट्रेशन उतना इंडिया में नहीं है, तो ये प्रेसिडेंशियल टाइप जो डिबेट्स वगैरह हैं ये नहीं कराए जा सकते। लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक आर्ग्यूमेंट है और वो ये है कि अगर कोई नेशनल लेवल का नेता अगर लोकल चुनाव में जाता है रैली करने, तो फिर वो ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे उस चुनाव में उसके विरुद्ध जो कैंडिडेट है वहाँ का वो लड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल जो चुनाव है उनको
नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी की तरह देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस का लोकल नेता है उसकी ममता बनर्जी से डिबेट होनी चाहिए टीवी पर। तो वो अब कब संभव होगा? क्या भारत इस तरह के सिस्टम के लिए तैयार है जहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं या जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के वो आपस में डिबेट करेंगे या नहीं? क्या हम इसके लिए इतना तैयार हैं? इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अगली आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। अगली आर्ग्यूमेंट ये है कि आप अगर इसको पूरी तरह से डिजिटल बना देंगे तो जो यूट्यूब पे लाइक्स हैं या सोशल मीडिया पोस्ट पे भी शेयर वगैरह हैं उनसे भी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। तो सिर्फ रैली ही नहीं, रैली से ही एक भ्रांति नहीं फैलाई जा सकती, बल्कि सोशल मीडिया से भी फैलाई जा सकती है कि एक नेता ज़्यादा पॉपुलर है दूसरे के बजाय। लेकिन इसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो उस तरह का एक ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं कर सकते जो मास रैली में होता है। फॉर एग्जांपल, एक जब रैली होती है तब नेता कुछ बोलता है तो जनता ताली बजाती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, बजाय कि यूट्यूब पर उस नेता के कितने लाइक डिसलाइक हैं या उसके कितने वीडियो पे व्यूज़ हैं या कमेंट हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भारत ने बहुत सारे यूथ ऐड किए हैं वोटर लिस्ट में। अब आप देखते होंगे कि हर चुनाव में जहां पहले वोटिंग सिर्फ 30-40% होती थी, अब वो बढ़ के 70-80-90% तक हो रही है। यानी यूथ वोटर भारत में बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं। और जो यूथ है भारत का वो कंटेंट कंज्यूम करता है अपने फ़ोन पे या स्मार्टफोन पे या अपने लैपटॉप वगैरह पे। तो यानी कि अगर हम पूरी तरह से वर्चुअल बना देंगे तो यूथ एंगेजमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट ये है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक बज़ होता है, वहाँ पे एक गहमा गहमी होती है चुनाव की, तो उससे वो लोग जो गरीब हैं उन तक भी डेमोक्रेसी पहुंचती है। मान लीजिए कोई मजदूर है, उसे बस अपना रोज का दिहाड़ी कमाने पे उसका ध्यान है कि उसे रोज के 400 रुपये या 500 रुपये कमाने हैं। अगर मान लीजिए चुनावी गहमा गहमी नहीं होगी, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन वर्चुअल हो जाएंगे तो ये कोई गहमा गहमी नहीं होगी, राइट। ये तो तभी होती है जब चुनावी रैलियां होती हैं, जब बैनर लगते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं शहरों में, हर खंबे के ऊपर पोस्टर लगते हैं, तो एक आम आदमी को भी पता होता है कि हाँ चुनाव होने वाला है। तो जब एक गहमा गहमी होती है तो आम आदमी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ता है और डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट डिजिटल। तो मैंने आपके सामने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे, दोनों आपको पहलू बताए। अब मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख पाएंगे इसमें कि क्या इलेक्शन कैंपेन वर्चुअल होने चाहिए या नहीं। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, अगर आपके इस पे कोई ओरिजिनल विचार है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इससे जो लोग हैं उनको और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इस वीडियो पे आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं उनका इंतजार करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।